सर, कई जगहों पर स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया जी का विरोध और घेराव देखने को मिला, तो आपके अनुसार जनता की नाराजगी क्या हो सकती है? अब भौर्याल जी अगर अभी पद पर नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि भौर्याल जी की अनदेखी, भौर्याल जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। विक्रम सिंह साई जी हैं, विक्रम सिंह साई जी हमारे इस जिले के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। सर, उत्तरायणी मेले के दौरान आपको मंच पर कुर्सी नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है, जबकि आप राज्य मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि महज एक चूक थी या फिर जानबूझकर आपको नज़रअंदाज किया गया? देखिए, खिलाफ षड्यंत्र हुए और बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए। सर, कांग्रेस संगठन में रहकर आपने काम किया, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस छोड़ा? अरे, कई बार लोग कहते हैं कि मंत्री जी बात करेंगे, मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं सबको मना करता हूं कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं और साधारण अगर मेरे नाम से बात की जाए तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। मैं कभी किसी अधिकारी के ऊपर बिल्कुल अवांछित तरीके से कभी प्रेशर नहीं बनाता। मेरा आगे वही जाएगा जिसकी उपयोगिता होगी। आपको कभी मेरे बारे में एक भी कोई आरोप लगाने वाला इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगा कि भूपेश उपाध्याय जी ने कभी कोई किसी तरह का कोई गलत काम किया, कहीं पर कोई इतने बड़े विभाग चलाने के बाद भी कहीं कोई करप्शन की कभी कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी बदली, उसके अलावा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। भूपेश उपाध्याय एक ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए उसने अपना गुस्सा पार्टी छोड़ के पार्टी बदल के दिखाया। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी के अंदर रह के किसी का घेराव नहीं कराया। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी के अंदर रह के कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया। भूपेश उपाध्याय ने जो अगला चुनाव है 2027 में जो चुनाव होगा, उसमें लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, धामी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य है। और ने कभी किसी के खिलाफ कोई अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलवाया। भूपेश उपाध्याय ने जो किया खुलेआम किया और मैं किसी बात का ना मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मैं इसके लिए दावेदार नहीं हूँ या मेरा मन नहीं है। निश्चित रूप से मेरा मन है और और जो प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर अपनी हम बात भी रखेंगे। नमस्कार, मैं गरिमा और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ भारत। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से आपको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? छात्र जीवन से ही जब मैं 9th 10th में था, 11th में था, तो तब से एक मेरी हमेशा रुचि रहती थी कि सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिभाग करने की, जन समस्याओं में उनको सॉल्व करने के लिए रुचि लेने की। और 96 में जब मैंने हाई स्कूल किया था तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने के बाद मैं लखनऊ चला गया था ऐसे ही घूमने के लिए। तो जब मैं लखनऊ गया तो क्योंकि शुरू से ही एक शौक़ था, एक रुचि रहती थी और हमेशा अपने से उम्र से जो बड़े जो लोग होते थे उनके सानिध्य में मैं शुरू से रहता था। तो लखनऊ पहुंचा तो वहाँ का संयोग ऐसा रहा कि वहाँ भी उसी पॉलिटिकल माहौल में लोगों के बीच में उठना बैठना घुलना मिलना, तो वहाँ से एक राजनीति के प्रति रुचि रही। और जब मैं हाई स्कूल में इंटर में था तो तब से छात्र संघ के चुनाव लड़वाना, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा वगैरह हुई है सब सितारगंज में हुई है। तो सितारगंज के आसपास में जो डिग्री कॉलेज होते थे वो खटीमा, रुद्रपुर और हल्द्वानी होते थे। तो सितारगंज जो पूरा क्षेत्र होता था, तो मैं था तो हाई स्कूल में, लेकिन वहाँ के डिग्री कॉलेजों में कहाँ का अध्यक्ष कौन होगा, कहाँ किसको चुनाव लड़ाना है, उसमें हमेशा रुचि रहती थी और मेरा उसमें एक अच्छा रोल रहता था। जी सर, आपने अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों में काम किया, आखिर आपकी मूल राजनीतिक विचारधारा क्या है? मैं मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और 95 में मैंने अपना प्राथमिक शिक्षा वर्ग ITC की थी। तो बचपन से ही मेरी हमेशा एक देश को लेके एक देशभक्ति की भावना मन में रही है और संघ की विचारधारा का हूँ। तो मूल रूप से मैं संघ का ही कार्यकर्ता रहा हूँ और कुछ जीवन में ऐसे मोड़ आए, ऐसी परिस्थितियाँ आई जब मेरे को अपनी राजनीतिक रूप से भाजपा से बाहर में रहा, लेकिन मैंने कभी जो संघ का जो एक मेरी विचारधारा थी मैंने कभी उसको नहीं छोड़ा। जो संघ के हमारे कार्यक्रम होते थे उसमें जाना नहीं छोड़ा। इवन संघ का ही एक हमारा एकल विद्यालय करके एक कार्यक्रम चलता है, एक प्रकल्प चलता है। मैं भाजपा में नहीं था, लेकिन एकल विद्यालय का उत्तराखंड का प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष था। तो एकल के नाते संघ का पूरा मैं काम कर रहा था और मूल रूप से मेरी जो विचारधारा वो हमेशा से ही देशभक्ति की रही और भाजपा की रही।
सर, उत्तराखंड की राजनीति में एक कहावत बन गई है कि नेता अपने सिद्धांतों से ज़्यादा राजनीतिक भविष्य और पद को प्राथमिकता देते हैं। तो क्या आप एक परिपाटी से अलग हैं? देखिए क्या है ना कि जो राजनीति है उसको उसके मतलब कई सारे संदर्भों में उसको देखने की ज़रूरत है। जब जीवन में कई बार परिस्थितियाँ आती हैं तो उन परिस्थितियों में कई बार आदमी अपने आप को साबित करने के लिए भी बहुत कुछ करता है। कुछ लोग ऐसे हैं होते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जब मेरे को दबाने का प्रयास किया गया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए और बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए। तो कुछ लोग होते हैं उसको सह लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उन परिस्थितियों में जी लेते हैं। तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैंने हमेशा गलत का प्रतिकार किया, विरोध किया, तो उस कारण से मुझे भाजपा से मुझे बाहर रहना पड़ा। लेकिन अंततः आज मैं फिर पार्टी के साथ हूँ। मैंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। तो सबके अपने अपने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसको अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी भी चाहिए और आवाज़ बनना भी चाहिए। सर, कपकोट का राजनीतिक समीकरण हमेशा से ही दिग्गज नेताओं से प्रभावित रहा है। क्या आपने बार बार दल इसीलिए बदला क्योंकि आपको लगा कि किसी एक पार्टी में रहते हुए कपकोट में पैर जमाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि मेरे को भाजपा जो है जब मैंने छोड़ी थी तो 2017 के चुनाव की बात थी। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पर इस जिला बागेश्वर में, आप भी इसी जिला बागेश्वर के रहने वाले हैं, मैं भी इस जिला बागेश्वर का रहने वाला हूँ, और मैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए समय समय पर देश विदेश कई जगह मेरा रहना हुआ है। लेकिन मेरे मन में हमेशा, मैंने 2012 में रिवर्स पलायन किया, मैं अपने गांव आया और आज आप स्वयं मेरे गांव आए हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जो जीवन का कुछ हिस्सा जो मैं आगे बचा है, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इस क्षेत्र के किसी काम आ सकूं। तो मेरे मन में इसलिए एक रहा कि मैं अगर राजनीति करूं, मैं किसी राजनीतिक पद पे पहुंचूं तो अपने इस जिला बागेश्वर से पहुंचूं, कि जिससे कि जो मेरी सोच है मैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकूं। यहाँ के जनजीवन को अच्छा बनाने के लिए, यहाँ के लोगों के स्तर को सुधारने के लिए मैं यहाँ किसी के काम आ सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ की राजनीति शुरू करी। जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी तो उस समय भी मैं कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री था। तो मैंने कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री था और एक बहुत बड़े विभाग का राज्य मंत्री था। उस समय मैं जलागम विभाग का राज्य मंत्री था और 1500 करोड़ रुपए साल का हमारा बजट था विकास कार्य को करने के लिए। मैं उस पद को छोड़ के, उस पर लात मार के भाजपा में आया। भाजपा विपक्ष में थी। अगर मेरे को सत्ता का लाभ लेना होता, या मुझे जो लोग सत्ता में हमेशा बना रहना चाहते हैं, सरकारी गाड़ी घोड़ा खर्चा, तो मैं वहीं रहता। लेकिन मैं उस पद को छोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। वो इसलिए ज्वाइन करी कि मैं यहाँ कुछ अच्छा करना चाहता था। जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी तो इस जिले को कुछ लोगों ने एक तरह से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो यहाँ पर एक हमेशा इस तरह का रहा है कि कोई नया व्यक्ति उभरने ना पाए, किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो मेरे खिलाफ भी बहुत सारे षड्यंत्र हुए, बहुत सारे षड्यंत्र हुए। और जो भाजपा के यहाँ के लोग हैं, जो जिन्होंने इस भाजपा को यहाँ बनाया है, भाजपा को यहाँ जमाया है, उन लोगों को भड़का के, उन लोगों को फुसला के, उन लोगों को गलतफहमियां पैदा करके मेरे खिलाफ एक सिग्नेचर अभियान चलाया गया। और मेरे खिलाफ यहाँ के लोगों ने उसको सिग्नेचर अभियान चला के दिल्ली भेजा गया। उस बात से मेरे को बहुत कष्ट हुआ, उस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। तो उसी कारण से मैंने उस समय जो अपना रिएक्शन दिया। और जब 2017 के चुनाव में, उससे पूर्व कांग्रेस से 10 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में लाने वाला मैं हूं। भूपेश उपाध्याय वो व्यक्ति हूं जिसने कांग्रेस के 10 विधायक तोड़े, हरीश रावत जी की सरकार को अस्थिर किया, सरकार गिरवाई, और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया गया और मेरे को टिकट नहीं दिया गया। तो मुझे उस बात का कष्ट था। और स्वाभाविक रूप से जो भी इंसान होगा, जिसके अंदर भावनाएं होंगी, उसे दुख होगा। तो मेरे को वो एक कष्ट में लिया हुआ निर्णय था। लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने उस समय त्वरित आवेश में वो निर्णय लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो मैंने वही किया कि जो एक सामान्य एक इंसान करता है। आप एक व्यक्ति 10 विधायक कांग्रेस में से तोड़ के, और बड़े बड़े लोग, इतने बड़े नामी गिरामी लोगों को मैं वहाँ से लेके भाजपा में आया, उन लोगों को टिकट दिया गया और मेरे को टिकट नहीं दिया गया। मुझे वो कष्ट था। तो उस कष्ट में मैंने आवेश में, गुस्से में वो कदम उठाया था। और आज मुझे महसूस होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सर, कपकोट की जनता ने आपको राजनीतिक भूमिकाओं में देखा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जनाधार पहले से मजबूत है या फिर कमज़ोर है? देखिए, मैं ऐसा पाता हूँ, मैं जब गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, जहाँ बड़े-बड़े सुनामधन्य जो लोग हैं, जो राजनीतिक दलों में, सरकारों में बहुत बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं, जिन पदों पे लोग पहुँचने की कल्पना मात्र करते हैं। जब वो लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको उनके स्वागत के लिए पूरी ताकत लगाने के बाद 10, 20, 50 लोग नहीं मिल रहे हैं। और मैं जब इतने दुर्गम क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मुझे हर जगह आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, जिस गांव की आबादी अगर 200 है तो 200 आदमी वहां पर मेरे स्वागत में खड़ा है। किसी गांव की आबादी 500 है तो 500 आदमी वहां मेरे स्वागत में खड़ा है। तो मैं तो ये पाता हूँ कि लोगों का मेरे प्रति प्यार है, लोगों का मेरे प्रति स्नेह है और लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति भी है। तो मेरे को लगता है कि लगातार मेरे को तो दिन प्रतिदिन यहाँ समर्थन मेरा बढ़ रहा है और बढ़ा है। सर, कांग्रेस संगठन में रहकर आपने काम किया, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस छोड़ा? देखिए, क्या है ना कि मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में स्वयं राज्य मंत्री के पद पर था और एक बड़े विभाग का राज्य मंत्री था। 2012-13 की ये बात है। तो अगर मेरा कोई लालच होता, मुझे कोई सरकारी पद में बने रहने का शौक होता तो मैं नहीं छोड़ता। मेरे मन में ये पीड़ा थी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो इस जिले को लेके जो मेरे मन में सवाल थे, मेरे मन में जो यहाँ को लेके जो यहाँ विकास योजनाएं होनी चाहिए, यहाँ कोई रोजगार परक कोई संस्थान होने चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के जनजीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, मैंने उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन किया था और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो सिर्फ इसी कारण कि मेरे जिला बागेश्वर के साथ कांडा कपकोट विधानसभा के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर मैं कांग्रेस छोड़ी थी। सर, उत्तरायणी मेले के दौरान आपको मंच पर कुर्सी नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है, जबकि आप राज्य मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि महज एक चूक थी या फिर जानबूझकर आपको नज़रअंदाज किया गया? देखिए, राजनीति में हर तरह के लोग हैं और किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने क्या सोच के ऐसा किया, ये तो वही जाने। लेकिन मैं वहाँ शांति से बैठा रहा। मुझे उन्होंने कुर्सी नहीं दी, लेकिन वहीं पर एक हमारे प्रमुख बड़े भाई हैं राम सिंह अठानी जी, उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी दी। मैं वहाँ बैठा, मैं अपना शांति से उसको अपने कार्यक्रम से उठ के आ गया। मुझे उस बात से, मुझे स्वयं में मुझे कोई ना अचरज हुआ, ना मैं उस बात से कोई हैरान हुआ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें महसूस तो होती हैं, हो रही थी और आज भी होती हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जनता उनसे नाराज भी हुई और बहुत से लोग तुरंत वहाँ से उठ के चले गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर उस चीज़ को ट्रोल किया और महीनों तक ट्रोल किया। तो राजनीतिक नुकसान मुझे इसका कोई नहीं हुआ, सामाजिक नुकसान मुझे उसका कोई नहीं हुआ और जिन लोगों ने किया उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। सर, आपको क्या लगता है उत्तराखंड में विपक्ष के साथ रहकर काम करना मुश्किल है? देखिए, क्या होता है कि अगर आपने सरकार में, अगर जनता के आपने काम करने हैं तो जनता का काम करने के लिए आपको एक जो राजनीतिक ताकत है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन मैं तो सत्ता पक्ष में रह के भी हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते आया हूँ। मैं सत्ता में रहने के बाद भी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो आज भी मैं जनता के कामों को लेके, जिन कामों के रास्ते, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वो कहते हैं कि ये काम नियम में नहीं आ रहा है, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि उस नियम को बदलने के लिए ही सत्ता है। उस नियम को बदलाव करने के लिए लोगों का, अब मान लीजिए कहीं कोई सड़क पहुंचानी है तो एक बहुत साधारण सा एक उसका उत्तर है कि वहाँ पर जो है पेड़ बहुत है। एक बहुत साधारण सा वो है कि साहब वहाँ पर जो है लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं। मेरा ये रहता है प्रयास हमेशा अधिकारियों के साथ मिलके उसका रास्ता निकाला जाए। तो सरकार में रह के आप काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार में रह के भी अपने अधिकारियों से, अपने पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे कई बार लड़ना भी पड़ता है, उनके हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जनता का काम करने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। सर, आपको उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी आपकी राजनीतिक यात्रा के अनुरूप है? देखिए, पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, तो मेरी हमेशा जो रुचि रहती है वो रुचि मेरी इस तरह की रहती है कि जैसे मैं हूँ, अब मेरा राजनीतिक क्षेत्र बागेश्वर जिला है, तो बागेश्वर जिले में अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो
मुझे कोई ऐसा विभाग चाहिए जो यहाँ पहाड़ से जुड़ा हो। मुझे कोई ऐसा विभाग चाहिए जो आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने में मदद कर सके। तो जैविक उत्पाद परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बागेश्वर ज़िले के जो गांव के किसान हैं, यहाँ तो अधिकांश जो खेती है वो जैविक खेती होती है, तो उस जैविक खेती को हम लोग सर्टिफाइड करके यहाँ एक जो आम किसान है, आम किसान की आर्थिकी पे हम लोग योगदान कर सकते हैं। और मुझे इसमें आनंद आ रहा है। मुझे कोई चमक दमक या जो कई सारे ऐसे विभाग होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा नाम है, बहुत चमक धमक है, लोगों की लाइन लगी रहेगी, जो मिलने आएगा वो कोट पैंट में आएगा। मुझे मेरे गांव के किसान अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे ग्रामीण लोग अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं की मदद करना चाहता हूं। और ग्रामीण किसान के जीवन को आगे बढ़ाने में मेरी क्या भूमिका हो सके, तो उसके लिए मैं काम करता हूं। तो मुझे इसमें आनंद आ रहा है और मैं खुश हूँ। सर सरकार उत्तराखंड को जैविक राज्य बनाने की बात करती है, लेकिन किसान आज भी बाजार, जंगली जानवर और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, अभी क्या है कि जो पहाड़ है, पहाड़ के जो अधिकांश गांव हैं, आज पहाड़ के अधिकांश गांव क्या है कि खाली हो चुके हैं। तो जो जंगली जानवर है वो निश्चित रूप से जो गांव है, जो आबादी है, वहाँ पहुँच चुका है। और जगह जगह गांव खाली होने से जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि हमको धीरे धीरे खेती में भी नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। हमको कुछ ऐसी खेती की तरफ जाना पड़ेगा जिनको जंगली जानवर, चाहे सुअर हों, चाहे बंदर हों, उनको वो लोग नहीं छूते हैं या उनको वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। थोड़ा हमको उस तरफ जाना पड़ेगा। अभी हमने इस बीच में कई राष्ट्रीय कंपनियां हैं, कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जो जैविक अनाज को बहुत बड़ी मात्रा में लगातार खरीद रही हैं। और उसके लिए बल्कि हमारे पास जो अनाज है वो कम पड़ रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो पहाड़ का जो यहाँ पे जैविक अनाज है, जितना उत्पाद यहाँ पर हो रहा है, तो उसकी मंडी हम लोग यहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए थे, वो लोग रिवर्स पलायन करेंगे और गांव में जैविक खेती के माध्यम से एक अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी होगी। हाँ सर, आपके परिषद ने ऐसे 3 कौन से कार्य किए जिससे किसानों को सीधा फायदा हुआ हो? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो उत्तराखंड का अनाज है, उत्तराखंड का अनाज क्या था कि चाहे हमारी भटकी दाल हो, चाहे हमारा सफ़ेद भट्ट हो, चाहे हमारा पहाड़ का राजमा हो, तो इस तरह के कई सारे, चाहे हमारे चौलाई हो, तो हमारे बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो अभी सिर्फ राज्य स्तर पे या दिल्ली स्तर पे थे। तो हमने अभी इसका एक्सपो, हमने दुबई में एक एक्सपो हुआ था, ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, एक अमेरिका में एक ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। तो हमने उत्तराखंड के अनाज को हम उस वैश्विक पटल पे लेके गए हुए हैं और वहाँ इसको मंजूरी भी मिल गई है और उन लोगों की डिमांड भी वहाँ से आना स्टार्ट हो गई है। और हमारे कई सारे अनाज को हमने अभी जियो टैग मिले हैं। तो आने वाले समय में यही एक बहुत बड़ी हमारी वो है कि जो गांव का, आप मान लीजिए भटकी दाल कोई अगर बागेश्वर में जो यहाँ का सामान्य किसान है वो 70 रुपये 80 रुपये किलो बेच रहा है, तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक जो विभाग है उसको दोगुने दाम पर हम उसको खरीदने के लिए तैयार है। हमने उसकी पूरी एक रणनीति बना ली है और ख़रीद भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। और ऑर्गेनिक के ऊपर काम करने जो लोग काम कर रहे हैं, तो अभी एक भारत सरकार से एक नई योजना अभी हमको अप्रूव हुई है, उसमें हम ऑर्गेनिक किसानों को निःशुल्क बिना ब्याज का उनको हम फंड दे रहे हैं। और बिना ब्याज के फंड हम उनको देंगे और वो उनको आसान किस्तों में हमको धीरे धीरे चुकाएंगे। और जो हम उनको पैसा देंगे, उस पैसे के बदले हम पैसा नहीं लेंगे, उस पैसे के बदले हम उनसे अनाज लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक का जो क्षेत्रफल है उसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी रुद्रप्रयाग जो जिला है वो ऑर्गेनिक जिला घोषित है, सर्टिफाइड है। और अगली कड़ी में हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है चंपावत, तो चंपावत जिला और बागेश्वर जिला, ये दोनों जिले बहुत जल्दी जो है चुनाव से पूर्व ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित हो जाएंगे। उससे यहाँ के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। सर, अक्सर कहा जाता है कि दर्जा राज्य मंत्री के पास सीमित अधिकार होते हैं, तो ऐसे में आप अधिकारियों से काम किस तरह करवा पाते हैं? देखिए, दर्जा राज्य मंत्री क्या है ना कि ये कोई एक राज्य मंत्री का कोई पद नहीं है। ये जैसे मैं दर्जा राज्य मंत्री हूँ, तो मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा राज्य मंत्री हूँ, और ना मैं गलत फहमी में रहता हूँ, और ना मैं कभी किसी को फ़ोन करके बोलता हूँ कि मैं राज्य मंत्री बोल रहा हूँ। बल्कि कोई हमारे कई बार लोग कहते हैं कि मंत्री जी बात करेंगे, मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं सबको मना करता हूं कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, और साधारण अगर मेरे नाम से बात की जाए तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब पदों का जो उपयोग है वो हम
जनहित के मुद्दों को सुलझाने के लिए, जनता की मदद करने के लिए अगर उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं स्वयं अधिकारियों पे, आपने कहा कि कैसे काम कराते हैं दबाव, मैं अधिकारियों से दबाव में काम करवाता ही नहीं हूँ। मैं अधिकारियों से बहुत प्रेम से, बहुत एक अच्छे तरीके से हमेशा कोशिश करता हूँ और प्रैक्टिकली किसी काम को खुद भी समझता हूँ कि ये काम होने योग्य है या होने योग्य नहीं है। मैं कभी किसी अधिकारी के ऊपर बिल्कुल अवांछित तरीके से कभी प्रेशर नहीं बनाता। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिकारी के लिए भी लायबिलिटी ना बनूं, एसेट बनूं। अधिकारी को बात समझ में मेरी आनी चाहिए, और अगर मैं अधिकारी के ऊपर एक खौफ बना दूंगा, टेरर बना दूंगा, उसको धमकाऊंगा, तो जो होने वाला काम है वो काम भी नहीं होने वाला। अंतोगत्वा काम अधिकारियों ने करना है, उनका वो भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारे पहाड़ के लोग हैं। उनके साथ सामंजस्य बना के बल्कि मैं तो कई बार पाता हूं कि जो काम नहीं हो सकते हैं और मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं तो वो सारे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका रास्ता बना के भी वही लोग देते हैं। कई बार ये होता है कि वो कहते हैं कि साहब हम ये फाइल बना के दे रहे हैं सर, लेकिन इसका अप्रूवल शासन से होगा। तो मैं उनसे कहता हूं आप इसको बना के दीजिए, अप्रूवल शासन से मैं करा दूंगा। तो उनका भी अपना मान सम्मान बचा रहता है और जनता का काम भी हो जाता है। तो अधिकारियों के ऊपर मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता, मैं अधिकारियों के ऊपर प्रेम से रास्ता निकालता हूँ। लेकिन अगर प्रेम से मैं रास्ता प्रेम से किसी अधिकारी से मांग रहा हूँ, या मैं बहुत प्रेम बस किसी से बात कर रहा हूँ, तो अगर वो मुझे ग्रांटेड लेगा, अगर वो अधिकारी मुझे ग्रांटेड लेता है, तो फिर उसके बाद मेरे तीखे तेवरों के बारे में भी सबको पता है कि अगर मुझे घुमाने का प्रयास कोई अधिकारी नहीं करता। अगर उनको पता है कि अगर ये काम हो सकता है तो इस तरह होगा, नहीं हो सकता है तो क्लियर बोलेगा। अगर कोई अधिकारी मेरे किसी काम के लिए, मेरे किसी कार्यकर्ता के काम के लिए अवांछित तरीके से बात करता है या अवांछित तरीके से घुमाने की कोशिश करता है, तो वहां पर मैं बहुत ज़्यादा सख्ती भी दिखाता हूँ। सर, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही आया राम गया राम का दौर जारी रहता है। मूल भाजपा कार्यकर्ता अक्सर शिकायत करते हैं कि बाहर आए नेताओं में मलाईदार पद जैसे दर्जा राज्य मंत्री दे दिए जाते हैं। मूल भाजपा कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि जो राजनीति है ना, इस राजनीति में जो आया राम गया राम जो है, ये कोई उत्तराखंड इसकी प्रयोगशाला है ऐसा है नहीं। पूरे देश में यह चीज़ें हर राज्य में होती हैं, और राजनीति में आगे वही जाएगा जिसकी उपयोगिता होगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको उपेक्षित किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अब है क्या कि जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी चीज़ें हैं, उतनी ही लोगों में सबका समायोजन हो पाता है। मुझे आज भी लगता है कि जिनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर एडजस्ट किया होगा, तो उसकी योग्यता को देख के, उनकी उपयोगिता को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए, उनके पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए किया होगा। बहुत से ऐसे योग्य लोग हैं, बहुत से ऐसे वरिष्ठ लोग हैं कि उनका समायोजन कई बार नहीं भी हो पाता है। तो लेकिन पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर आदमी को घर से उठा के ला के बनाया भी जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं आया तो ये ऐसा हो गया। मेरा मानना है कि पार्टी सबका वो करती है, और समय समय पे होता है, किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को समान भाव से देखती है। अब बागेश्वर जिले में हमारे माननीय बलवंत सिंह भौर्याल जी हैं। बलवंत सिंह भौर्याल जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। बलवंत सिंह भौर्याल जी भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे। भौर्याल जी इतने सीनियर लीडर हैं। अब भौर्याल जी अगर अभी पद पर नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि भौर्याल जी की अनदेखी। भौर्याल जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। आने वाले चुनाव में कपकोट विधानसभा में कौन व्यक्ति विधायक का प्रत्याशी बनेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर चलेगा वो माननीय भौर्याल जी का चलेगा। विक्रम सिंह साई जी हैं। विक्रम सिंह साई जी हमारे इस जिले के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। अब अभी माननीय विक्रम सिंह साई जी किसी पद पर नहीं है, लेकिन विक्रम सिंह साई जी ने के बिना यहाँ ना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है, ना उनके बिना यहाँ ब्लॉक प्रमुख बनता है। तो उनका एक अपना विशेष वो है। अभी वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनके बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता। ऐसी बसंती देव जी हैं, लक्ष्मण देव जी हैं, तमाम हमारी पार्टी के यहाँ लोग हैं। वो अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनकी अनदेखी की कल्पना ना भाजपा हाईकमान कर सकता है, और जैसे मैं हूँ ना हम लोग कर सकते हैं। तो मैं किसी पद पर भी हूँ, लेकिन मैं जाके पाँव भौर्याल जी के और साई जी के छूता हूँ, क्योंकि वही हमारे लिए वरिष्ठ है। उन्होंने इस पार्टी को बनाया है, इस पार्टी को इतने वर्षों तक संजोया है। मैं अगर आज राज्य मंत्री बन के बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि भौर्याल जी ने इस पार्टी को बनाया।
भौर्याल जी ने जिला बागेश्वर में भाजपा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, इसलिए इस बागेश्वर जिले के कोटे से मैं राज्य मंत्री हूं। सुरेश गड़िया जी यहाँ विधायक हैं तो भौर्याल जी ने इस पार्टी को यहाँ पनपाया, विक्रम सिंह शाही जी ने इस पार्टी को बनाया, बसंती देव जी, लक्ष्मण देव जी, सब लोगों ने इस पार्टी को यहाँ पर इतने सालों तक सींचा। इन्हीं सब लोगों की वजह से मैं राज्य मंत्री हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से सुरेश गड़िया यहाँ विधायक हैं। तो किसी को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट, नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मैं बाद में आया हूँ या मैं जूनियर हूँ, लेकिन मैं हूँ उन्हीं लोगों के अंडर में। हाँ सर, आपके अनुसार राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विचारधारा या फिर जनता के प्रति जिम्मेदारी? देखिए, विचारधारा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारी कोई विचारधारा होगी तो उसी के अनुरूप हम लोग काम कर पाएंगे। और विचारधारा के साथ ही जो जनता की जिम्मेदारी है उससे हम पीछे नहीं भाग सकते। और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन समस्याओं को हमने निराकरण करना है, निवारण करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विचारधारा से पीछे हटा जाना संभव नहीं है और ना हटना चाहिए। कोट और पूरे बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि क्या है, जिसे आप किसी भी पार्टी में रहकर नहीं बदलेंगे? देखिए, पहले तो यह है कि अब मैंने आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहना है। कोई गला भी यहाँ से काट देगा तो उसके बाद भी मैंने रहना भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन सर, जब आप कांग्रेस में थे तब भी ऐसा कहते होंगे? कभी नहीं कहा। आप कहीं भी, आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा मैंने कहीं पर ऐसा कुछ कहा है। और आज मैं अब उम्र बढ़ रही है तो उम्र के साथ साथ अकल दाढ़ भी आती है, समझ भी आती है। उस समय आवेश ज़्यादा था, गुस्सा ज़्यादा था, तो कुछ चीज़ें समय के साथ आती हैं। निश्चित रूप से जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सारे पदों पर रहा हूँ। मैं 2012-13 में इतने बड़े विभाग का राज्य मंत्री रहा हूँ। आपको कभी मेरे बारे में एक भी कोई आरोप लगाने वाला इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगा कि भूपेश उपाध्याय जी ने कभी कोई किसी तरह का कोई गलत काम किया, कहीं पर कोई इतने बड़े विभाग चलाने के बाद भी कहीं कोई करप्शन की कभी कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इस धरती पर आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको मैंने मान सम्मान ना किया हो। लोग मुझे रात के 2-2 बजे फ़ोन करते हैं। आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरे प्रति सिर्फ एक ही आरोप मेरे ऊपर है लगा हुआ कि भूपेश उपाध्याय ने पार्टी बदली। उसके अलावा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। भूपेश उपाध्याय एक ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए उसने अपना गुस्सा पार्टी छोड़ के पार्टी बदल के दिखाया। लेकिन भूपेश उपाध्याय ने भितराघात नहीं किया। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी के अंदर रह के किसी को हराने का काम नहीं किया, बहुत से लोग करते हैं। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी के अंदर रह के किसी का घेराव नहीं कराया। भूपेश उपाध्याय ने पार्टी के अंदर रह के कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया। भूपेश उपाध्याय ने अपनी पार्टी के अंदर रह के अपने मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र नहीं किया। भूपेश उपाध्याय ने कभी किसी के खिलाफ कोई, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलवाया। भूपेश उपाध्याय ने जो किया खुलेआम किया, और वो मेरे से गलतियां हुई हैं, वही मेरे ऊपर एक आरोप है। सर, जो बातें आप कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के खिलाफ कहा करते थे, आज भाजपा के मंच से उन बयानों के बारे में नहीं सोचते, और जब सोचते हैं तो आपको आत्मग्लानि होती है या फिर राजनीति में सब कुछ जायज़ है? मुझे ग्लानि तब होती जब मैंने कुछ अवसरवादिता की कोई बातें की होती। मैंने जब भी बात की अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बात की। मैं अगर कांग्रेस के मंच से मैंने ये बात कही कि जिला बागेश्वर में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए, मैंने तब कहा था, मैं आज भी कहता हूँ। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, मैंने तब कहा था, मैं आज भी कहता हूँ। मैंने कहा था कि पहाड़ के जो युवा हैं जो रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर गए हैं, गांव दोबारा आबाद होने चाहिए, मैं वो आज भी कहता हूँ। मैंने उन मंचों से भी मैंने हमेशा शिष्टाचार का भी ध्यान दिया, शालीनता का भी ध्यान दिया, और कभी मैंने ऐसा कोई वो नहीं कहा कि मैंने तब अपने फ़ायदे के लिए कोई बात बोल दी और मैं आज मुकर रहा हूँ। मैं जनहित के मुद्दों के लिए लड़ाई तब भी लड़ता था, मैं आज भी अपनी पार्टी के लोगों से लड़ता भी हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ। अपने जिला बागेश्वर कांडा कपकोट के लोगों के विकास के लिए, उनकी जायज़ मांगों के लिए तब भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूँ। तो मुझे कोई ग्लानि नहीं है, एक ही ग्लानि है कि मेरे को भाजपा छोड़ के उसमें नहीं जाना चाहिए। अभी आपको कपकोट की सबसे बड़ी समस्याएं क्या लगती हैं? कपकोट में जो हमारा क्षेत्र है, तो एक तो क्या, कपकोट बहुत दुर्गम क्षेत्र है
और कपकोट जो विधानसभा है ये कांडा विधानसभा जब समाप्त हुई थी उसके बाद बनी थी। तो कपकोट अपने आप में एक तो 2 विधानसभाओं का संगम है, तो खाली कपकोट ही कपकोट नहीं है, कपकोट के साथ कांडा भी है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इस बड़े क्षेत्रफल में जो बैलेंस है वो मुझे कई बार दिखता है कि वो नहीं हो पाता है। दूसरा जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, इको टूरिज्म यहाँ बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है। हमारे इस ज़िले में आज भी जो रोज़गार परक संस्थान हैं जहाँ से रोज़गार जनरेट होता है, जहाँ से कोई रोज़गार परक शिक्षा मिलती हो, आज भी हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे यहाँ पे इतनी माइनिंग होती है तो हमारे यहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे तमाम होटल इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं तो हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट कॉलेज होना चाहिए। तो मैं पाता हूँ कि यहाँ बहुत रोज़गार परक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। यहाँ के अस्पतालों को अच्छा करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। यहाँ के सभी विद्यालयों में अध्यापक होने चाहिए जहाँ जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन इस नई सदी में दुनिया के सामने संघर्ष कर सके, दुनिया के सामने कंपटीशन में पास हो सके, ऐसी शिक्षा की हमको आवश्यकता है। सर, आने वाले चुनाव में अगर परिस्थितियां बदली या आपकी पार्टी में राजनीतिक समीकरण बिगड़े तो क्या जनता को भूपेश उपाध्याय का एक और राजनीतिक मोड़ देखने को मिल सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपसे कहा कि गलतियां जीवन में हो जाती हैं और मैंने गलती में कदम जरूर उठाया, लेकिन मैंने पार्टी के अंदर रह के पार्टी के खिलाफ भीतराघात नहीं किया। और पार्टी में अगर मेरे विरोधी हैं तो पार्टी में मेरे शुभचिंतक भी हैं। पार्टी में अगर कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो कुछ लोग मेरी केयर करने वाले लोग भी हैं। और मेरे जीवन की अंतिम राजनीतिक पार्टी है, भाजपा में ही रहूँगा और सदैव पार्टी के लिए काम करूँगा। पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद है, जब मैं राजनीतिक रूप से 14 साल वनवास में रहा हूँ और 14 साल वनवास के बाद जब पार्टी ने मेरा मान सम्मान रखा है तो मेरा भी दायित्व है आगे पार्टी का मान सम्मान रखने का। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि जो अगला चुनाव है 2027 में जो चुनाव होगा उसमें लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, धामी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य है। और धामी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए मुझे जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। सर, पिछले कुछ समय से आप गांव-गांव जाकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कपकोट से चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, क्या है ना कि सतत क्षेत्र में सक्रिय रहना वो मेरी आदत है और निश्चित रूप से मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैंने कोई सन्यास नहीं लिया, मैं कोई बाबा जोगी तो हूँ नहीं। तो मेरे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर भी है और मेरी इच्छा भी है और लोगों का ऐसा मानना भी है, लोगों का मेरे को इतना जन समर्थन भी है और मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ और अपनी ओर से जितना बेस्ट हो सकता है हमेशा जनसेवा के काम करता हूँ, क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ, गांव-गांव जाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ आज तक यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा। मैं ऐसे ऐसे गाँव तक इस बीच में गया हूँ। मैं परसों ही ठेली गाँव गया था तो चुचेर का जो ठेली तोक है तो वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा, मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्षेत्र में सक्रिय हूँ और बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी आदेश करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो पार्टी मेरे लिए कुछ ना कुछ चिंता करेगी। सर, उत्तराखंड की जनता भूपेश उपाध्याय को किस रूप में याद रखे? एक संघर्षशील जन नेता के रूप में या सत्ता की नब्ज पकड़कर चलने वाले एक चतुर राजनेता के रूप में? देखिए, राजनीति में चतुराई होना बहुत ज़रूरी है और चतुर होना कोई गलत बात है नहीं। मैं चतुर मुझे लोग मानते हैं और मैं उसके साथ साथ एक हिम्मत वाला व्यक्ति भी हूँ। मेरे अंदर हिम्मत भी है, मेरे अंदर साहस भी है, मेरे अंदर दुस्साहस भी है। जितने भी मेरे खिलाफ राजनीतिक निर्णय हुए, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, मैंने उनसे डट के मुकाबला किया। अभी आपने बताया ना कि आप राज्य मंत्री थे और आपको कुर्सी नहीं दी, मैं उस दिन हंसते हंसते वहाँ से आ गया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हमेशा याद रखे। मैं लोगों से कहता हूँ, अपने गांव वालों से, आस पड़ोस वालों से, सबसे कहता हूँ कि तुम्हारा जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा तुम्हारा डीएनए सबका एक है। मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से दबता नहीं, मैं हमेशा संघर्ष करता हूँ और तुम लोग अन्याय के खिलाफ अपना मुँह नहीं खोलते हो। अन्याय के खिलाफ हमेशा मुँह खुलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए और संघर्ष तो ये जीवन भर संघर्ष चलते रहना चाहिए।
तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हमेशा याद किया जाए, और जब तक जीवन है मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जो अपना संघर्ष है कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, कई जगहों पर स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया जी का विरोध और घेराव देखने को मिला, तो आपके अनुसार जनता की नाराज़गी क्या हो सकती है? देखिए, क्या होता है ना, विधायक की कुर्सी ऐसी होती है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और कई बार जब जो विधायक व्यक्ति होता है, जो उस पद पे होता है, अगर वो व्यक्ति सत्ता के, सरकार के बहुत नज़दीक हो, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जनता की बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो सुरेश गड़िया जी से होंगी, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी, और उनका निराकरण जो वो कर रहे हैं उसमें समय लग रहा होगा। जैसे अभी वो कुछ सड़क का विषय था, अब वो सड़क का विषय कोई वो ऐसा नहीं है कि सीधे सचिवालय देहरादून से आदेश हो जाएगा और कल सड़क बन जाएगी। उसके प्रयास में थोड़ा आगे पीछे चीज़ें रही होंगी, वो जनता तक सही से वो जो कम्युनिकेशन गैप, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन बीच में ठीक नहीं रहा होगा, या कुछ उनके विरोधी लोग रहे होंगे, किसी ने उनको भड़का दिया होगा, उठा दिया होगा। मेरे को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप एक ऐसा रहा होगा जिससे जनता तक वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाई, तो इसलिए जनता की थोड़ा नाराज़गी हुई, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी काम तो अच्छा कर रहे हैं। सर, आपने विधायक जी के साथ काम किया है, तो उनका मजबूत पक्ष क्या मानते हैं आप? सुरेश गड़िया जी का मजबूत पक्ष ये है कि वो सत्ता के जो बड़े पदों पर लोग रहे हैं वो उनके आसपास रहे हैं। उनके आसपास रहने से क्या होता है कि आदमी को काम करने की एक शैली पता लगती है। जो विधायक, कोई पहली बार विधायक बनता है, तो विधायक बनने के बाद जो व्यक्ति 5 साल में चीज़ें सीखता है, 10 साल में चीज़ें सीखता है, सुरेश गड़िया जी को चीज़ें 5 साल 10 साल पहले से पता थी कि काम कैसे कराया जाता है। ये उनका मजबूत पक्ष है। उनका कोई प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जो आपको? उनका प्लस पॉइंट यही है, उनका प्लस पॉइंट यही है कि सरकार में जो बहुत बड़े बड़े पदों पर पहले आसीन लोग रह चुके हैं, वो लोग उनके प्लस पॉइंट हैं। और माइनस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना प्लस होता है कई बार वही माइनस भी हो जाता है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों का एक जो अपेक्षाएं होती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक ही रात में मेरा ऐसा काम हो जाएगा। तो जब अपेक्षाएं आपको कोई दूसरे चश्मे से देखना शुरू कर दे, आदमी ये मान के चले कि मैं आज नैनीताल जा रहा हूँ, वहाँ बर्फ़ मिलेगी, और वहाँ नैनीताल में बर्फ़ नहीं पड़ी, तो आदमी को कहता है कि मैंने तो होटल बुक किया था, मैं तो इतना दूर किलोमीटर चल के आया, यहाँ तो बर्फ़ पड़ी ही नहीं। तो वही माइनस पॉइंट हो जाता है। उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो जो पूर्व में बड़े पदों में लोग रहे हैं वो उनके नज़दीक रहे हैं, और वही मुझे लगता है कि वही उनका प्लस है। और उन्हीं लोगों से अगर कोई नाराज़गी किसी की रही होगी तो या वो काम नहीं हो पाया होगा, तो वही उनका माइनस पॉइंट होगा। गांव-गांव में आपका स्वागत, लोगों की भीड़ और सोशल मीडिया पर मिल रहा समर्थन, क्या आप खुद को 2027 में भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में देखते हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई जोगी बाबा तो हूँ नहीं, राजनीति में है तो राजनीति करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं किसी बात का ना मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मैं इसके लिए दावेदार नहीं हूँ या मेरा मन नहीं है। निश्चित रूप से मेरा मन है, और जो प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर अपनी हम बात भी रखेंगे, और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा भी, और पार्टी अगर मेरी जगह बलवंत सिंह भौर्याल जी को प्रत्याशी बनाएगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी कहेगी विक्रम सिंह साय जी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों का खुलकर जवाब दिया। मैं गरिमा मेहता मिलती हुई एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।